खुदा के लिए मेरा यकीन करें, मैं प्रेग्नेंट हूं। अब ये निकाह रोक दें वरना मैं मर जाऊंगी। मेहमानों से भरे हॉल में आलिया अपने शौहर के सामने प्रेगनेंसी रिपोर्ट लिए गिड़गिड़ा कर रो रही थी। वलीद, इस औरत को भी तलाक दें वरना मैं ये निकाह नहीं करूंगी। वलीद ने दूसरी बीवी के कहने पर 3 तलाकें एक साथ देकर इस मासूम को उजाड़ दिया। इसका 5वां महीना था जब भाभी ने घर से निकाल दिया तो रेहान इंडस्ट्रीज के मैनेजर ने तरस खाकर इसे नौकरी दे दी। लड़की, तुम बहुत काबिल हो वरना रेहान सर इस हालत में तुम्हें कभी अपनी पर्सनल सेक्रेटरी अपॉइंट ना करते। वो पैसों की बचत के लिए डिलीवरी पर छुट्टी नहीं करना चाहती थी, तभी अपनी डेट सबसे छुपा गई। मगर एक दिन ऑफिस में अचानक इसे लेबर पेन शुरू हुआ तो रेहान। आलिया ने जैसे ही हॉल के बड़े दरवाजे के अंदर कदम रखा, इसके कदम वहीं रुक गए। इसकी सांस जैसे सीने में अटक गई। इसकी नजरें बेख्तियार पूरे हॉल में घूमने लगी। रोशन कमकमों की तेज रोशनी, खूबसूरती से सजी मेजें, फूलों की खुशबू, मेहमानों की हंसी खुशी, हर तरफ शादी का समा था। मगर इसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला रहा था, क्योंकि इसकी नजर जिन चेहरों पर पड़ रही थी वो सब इसकी जिंदगी के किसी न किसी जख्म से जुड़े हुए थे। ये वही लोग थे जो 2 साल पहले इसका रिश्ता लेने के लिए इसके घर आए थे, वही औरतें जिन्होंने इसके सर पर मोहब्बत से हाथ रखा था, वही मर्द जिन्होंने इसे अपनी बहू कहकर कबूल किया था, वही रिश्तेदार जो इसके निकाह में खुशियां मना रहे थे। आज वही सब लोग नए कपड़े पहनकर एक नई दुल्हन के बाराती बने हुए थे, जैसे कभी आलिया नाम की कोई लड़की इनके खानदान का हिस्सा रही ना हो। आलिया की आंखों में एक लम्हे के लिए नमी उतर आई, मगर उसने फौरन अपने आंसू पलकों में रोक लिए। इसके हाथ में वो मेडिकल रिपोर्ट मजबूती से दबी हुई थी, जिसे वो रास्ते भर उम्मीद की आखिरी किरण समझकर अपने सीने से लगाए रही थी। इसका दूसरा हाथ भी इख्तियार अपने उभरते हुए पेट पर आ गया। 5 महीने की नन्ही सी जान खामोशी से इसके वजूद में सांस ले रही थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। हर कदम इस पर पहाड़ की तरह भारी पड़ रहा था। हर तरफ से नजरें इसकी तरफ उठ रही थी। कुछ लोग इसे पहचान कर एक दूसरे के कान में सरगोशियां करने लगे। कुछ औरतों ने हैरत से इसे देखा, मगर किसी के चेहरे पर अफसोस दिखाई ना दिया। इसकी नजर आखिरकार स्टेज पर जाकर ठहर गई। सामने वलीद बैठा था, महंगी शेरवानी पहने हुए, चेहरे पर अजीब सी बेहिसी लिए। वो ऐसे मुस्कुरा रहा था जैसे इसकी जिंदगी में कभी कोई तूफान आया ही ना हो। इसके बराबर में सुर्ख जोड़े में सजी हुई नई नवेली दुल्हन बैठी थी, जिसके हाथों की मेहंदी अभी तक ताजा थी, जिसके चेहरे पर नई जिंदगी के ख्वाब सजे हुए थे। आलिया के दिल में जैसे किसी ने खंजर उतार दिया। सिर्फ 2 साल पहले वो खुद इसी जगह दुल्हन बनकर बैठी थी, इसी शख्स के बराबर जिसके लिए इसने अपने सारे ख्वाब छोड़ दिए। सिर्फ 2 साल में इसकी पूरी दुनिया खत्म हो चुकी थी। वलीद ने इसे सिर्फ इसलिए घर से निकाल दिया था क्योंकि वो मां नहीं बन सकी थी। वो कई महीनों से अपने भाई के घर रह रही थी, खामोशी से हर ताना सह रही थी, हर रात अल्लाह के सामने रो रो कर दुआ मांग रही थी। फिर एक दिन जब इसे मालूम हुआ कि वो मां बनने वाली है, तो इसे लगा जिसे अल्लाह ने इसकी हर दुआ कबूल कर ली हो, वो यही खुशखबरी लेकर आज यहाँ आई थी। इसने स्टेज के करीब पहुंचकर वलीद की तरफ देखा। वलीद ने बेजारी से इसकी तरफ देखा। पूरे हॉल में खामोशी छा गई। सबकी नजरें इन्हीं दोनों पर जम गई। आलिया ने कांपते हुए हाथों से रिपोर्ट आगे बढ़ाई। वलीद, ये देखो, ये मेरी रिपोर्ट है। मैं मां बनने वाली हूँ। हमारा बच्चा आने वाला है। मेरा 5वां महीना चल रहा है। अल्लाह ने हमारी दुआ सुन ली है। अब इस शादी की कोई जरूरत नहीं रही। तुम मेरे शौहर हो, मैं तुम्हारी बीवी हूँ। हमारा घर अभी भी बच सकता है। इस लड़की की जिंदगी भी बर्बाद मत करो, मेरी जिंदगी भी मत उजाड़ो। हमें अपना लो, हमारा बच्चा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वलीद ने रिपोर्ट हाथ में ली, एक सरसरी नजर डाली, फिर बगैर किसी एहसास के वापस उसके हाथ में रख दी। आलिया ने बेयकीनी से उसके चेहरे की तरफ देखा। इससे यकीन था इससे सब कुछ बदल जाएगा। अब वलीद मुस्कुरा देगा, अब वो इसे अपने साथ खड़ा कर लेगा। अब वो सबके सामने कहेगा कि ये मेरी बीवी है। मगर ऐसा कुछ ना हुआ। नई दुल्हन ने आलिया को गौर से देखा, फिर वलीद की तरफ रुख किया। अगर ये सच कह रही है तो पहले इसको तलाक दो, फिर ही मैं तुमसे निकाह करूंगी। मैं किसी की मौजूदगी में दूसरी औरत नहीं बनूंगी। आलिया का रंग जर्द पड़ गया। वो एक कदम आगे बढ़ी। इसके आंखों से आंसू बहने लगे। ऐसा मत करो, खुदा के लिए ऐसा मत करो। मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूँ। हमारी 2 साल की जिंदगी, हमारी बेशुमार यादें। मैंने हर दुख में तुम्हारा साथ दिया। मैंने कभी तुमसे कोई शिकायत नहीं की।
صرف اولاد نہ ہونے کی وجہ سے تم نے مجھے گھر سے نکال دیا. اب اللہ نے ہمیں اولاد دے دی, اب تو مجھے اپنا لو. اس بچی کی زندگی بھی خراب مت کرو, میری زندگی بھی مت خراب کرو. ہمارا بچہ پیدا ہونے سے پہلے یتیم مت کرو. وہ روتے ہوئے مسلسل گر گراتی رہی. ہال میں موجود ہر شخص خاموش کھڑا تھا. کسی نے ایک لفظ نہ کہا, کسی نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ نہیں تھاما. ولید کے چہرے پر نہ ندامت تھی نہ افسوس, جیسے اس کے دل کے سارے احساس مر چکے تھے. وہ چند لمحے خاموش رہا, پھر اس نے عالیہ کی آنکھوں میں دیکھا. میں تمہیں طلاق دیتا ہوں. عالیہ جسے سن نہ سکی, اس کے ہونٹ کانپنے لگے. اس نے بے اختیار سر ہلایا. ولید, خدا کے لیے ایسا مت کرو, میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں. ولید کی آواز پہلے سے بھی زیادہ سخت ہو گئی. میں تمہیں طلاق دیتا ہوں. پورا ہال ساکت ہو گیا. عالیہ کے ہاتھ سے رپورٹ چھوٹ کر فرش پر گر گئی. اس کی سانسیں تیز ہونے لگی. وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر بامشکل کھڑی رہی. ولید نے آخری بار بے رحمی سے اس کی طرف دیکھا. میں تمہیں طلاق دیتا ہوں. یہ الفاظ سنتے عالیہ کی 2 سالہ دنیا ایک ہی لمحے میں بکھر گئی. اس کے خواب ختم ہو گئے, اس کی محبت ختم ہو گئی, اس کی پہچان ختم ہو گئی. وہ عورت جو اپنے بچے کی خوشخبری لے کر اپنے گھر کو بچانے آئی تھی, بھرے ہوئے ہال کے سامنے اپنے شوہر کے ہاتھوں اپنی پوری زندگی ہار چکی تھی. ہال میں پھر سے روشنی تھی, لوگ پھر بھی موجود تھے, سجاوٹ بھی ویسی ہی تھی, مگر عالیہ کی دنیا ہمیشہ کے لیے اندھیروں میں ڈوب چکی تھی. عالیہ کچھ لمحے وہیں کھڑی رہی. اس کی آنکھیں اسٹیج کی طرف جمی ہوئی تھی, مگر اب اس کی نظروں میں کچھ بھی صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا. آنسو بار بار پلکوں سے پھسل کر اس کے رخساروں پر بہ رہے تھے. دل سینے میں اس شدت سے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی باہر آ جائے گا. کس نے اس کے قریب آ کر اسے دھکا نہیں دیا, کسی نے اس سے یہ نہیں کہا کہ یہاں سے نکل جاؤ, کسی نے اس کا راستہ نہیں روکا, مگر اب وہاں رکنے کی کوئی وجہ بھی باقی نہیں رہی تھی. سامنے ولید پوری بے فکری کے ساتھ اپنی نئی دلہن کی انگلی میں انگوٹھی پہنا رہا تھا. ہال تالیوں کی آواز سے گونج اٹھا. لوگ مسکرا رہے تھے, مبارکباد دے رہے تھے, تصویریں بن رہی تھیں, خوشیوں کا شور بڑھتا جا رہا تھا. عالیہ نے ایک بار آخری نظر ولید پر ڈالی, اس شخص پر جس کے لیے اس نے اپنی پوری زندگی قربان کر دی تھی. پھر وہ خاموشی سے الٹے قدم پیچھے ہٹنے لگی. اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے, ہاتھ ابھی اپنے پیٹ پر رکھا ہوا تھا جیسے وہ اپنے بچے کو ہر تکلیف سے بچانا چاہتی ہو. کچھ لمحوں بعد وہ ہال سے باہر نکل چکی تھی. رات کی ٹھنڈی ہوا اس کے چہرے سے ٹکرائی, مگر اس کے اندر جلتی ہوئی آگ ذرا بھی ٹھنڈی نہ ہوئی. وہ سڑک کنارے آ کر کھڑی ہو گئی. ایک رکشا اس کے سامنے رکا. وہ خاموشی سے اس میں بیٹھ گئی. رکشا آہستہ آہستہ چلنے لگا. شہر کی روشنیاں ایک ایک کر کے پیچھے رہتی جا رہی تھیں. عالیہ کی آنکھوں کے سامنے اچانک 2 سال پرانی ایک رات زندہ ہو گئی. اس کی اپنی شادی کی رات. وہ پہلی بار دلہن بن کر ولید کے کمرے میں بیٹھی تھی. سرخ جوڑا, کانپتے ہوئے ہاتھ, آنکھوں میں بے شمار خواب. ایسے یاد آیا کہ اس کے بھائی اور بھابھی نے جلدی جلدی اس کی شادی طے کر دی تھی. انہوں نے زیادہ تحقیق نہیں کی تھی, زیادہ سوال نہیں کیے تھے, بس اتنا کہا تھا کہ لڑکا کمانے والا ہے, اپنا گھر ہے, شادی کے بعد تمہاری زندگی سنور جائے گی. عالیہ بھی خاموشی سے رخصت ہو گئی تھی. اس نے سوچا تھا شاید قسمت نے اس کے لیے اچھا فیصلہ کیا, مگر قسمت نے تو پہلے دن اپنا فیصلہ سنا دیا تھا. کمرے کا دروازہ بند ہوا. ولید اندر آیا. چند لمحے خاموش کھڑا رہا, پھر اچانک سامنے رکھا ہوا شیشے کا گلاس اٹھا کر پوری طاقت سے زمین پر دے مارا. گلاس بے شمار ٹکڑوں میں بکھر گیا. عالیہ خوف سے کانپ اٹھی. اس کے ہاتھ بے اختیار آپس میں جڑ گئے. ولید نے جیسے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں. اس نے موبائل نکالا, کسی کو فون میں لایا, پھر جان بوجھ کر اونچی آواز میں باتیں کرنے لگا. میں بہت غصے والا آدمی ہوں, مجھے کسی کی غلطی برداشت نہیں ہوتی. میرے سامنے اگر کوئی میری مرضی کے خلاف چلے تو میں بالکل برداشت نہیں کرتا. عالیہ خاموشی سے اس کی آواز سنتی رہی. وہ اچھی طرح سمجھ گئی تھی کہ یہ سب باتیں فون پر موجود شخص کے لیے نہیں تھی, یہ سب اسے سنانے کے لیے تھا. فون بند ہونے کے بعد ولید اس کی طرف آیا, پھر کافی دیر تک مسلسل بولتا رہا. گھر کے اصول, اپنی مرضی, اپنا غصہ, اپنی بات, اپنی خواہش, ہر چیز کے بارے میں وہی بولتا رہا. عالیہ صرف خاموش بیٹھی سنتی رہی. اس رات اسے محسوس ہو گیا کہ اس شخص کے ساتھ زندگی آسان نہیں ہوگی. اس سے یہ بھی محسوس ہو گیا تھا کہ محبت شاید اس سے کبھی نصیب نہیں ہوگی. پھر بھی اس نے خود کو سمجھایا شاید وقت کے ساتھ سب کچھ بدل جائے, شاید وہ اچھا شوہر بن جائے, شاید محبت پیدا ہو جائے. اسی امید پر اس نے اپنا سب کچھ ولید کے حوالے کر دیا, اپنی خوشیاں, اپنے خواب, اپنی خواہشیں, اپنی جوانی, ہر چیز. مگر وقت گزرنے کے ساتھ ولید کا رویہ بہتر ہونے کے بجائے مزید سخت ہوتا گیا.
बात बात पर जलील करना, गुस्सा करना, चिल्लाना, घर से निकाल देना, हर जुल्म बढ़ता ही चला गया। आखिरकार अंजाम वही निकला जो आज उसने अपनी आंखों से देख लिया था। रिक्शा आहिस्ता आहिस्ता एक गली में दाखिल हुआ। चंद लम्हों बाद वो इसके भाई के घर के सामने रुक गया। आलिया ने किराया अदा किया, बहुत मुश्किल से रिक्शे से नीचे उतरी। दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए से याद आया कि सुबह वो कितनी उम्मीद के साथ घर से निकली थी। इसने अपने भाई और भाभी से कहा था, फिक्र न करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे वलीद को मालूम होगा मैं इसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, वो मुझे वापस ले जाएगा। मगर वहां तो सब कुछ खत्म हो चुका था ना। वलीद ने भरे हुए हॉल के सामने न सिर्फ इसे तलाक दी बल्कि ये इल्जाम भी लगा दिया कि इसके पेट में पलने वाला बच्चा इसका ही है ही नहीं। ये इल्जाम इसकी रूह को चीर गया था। आलिया ने कांपते हुए हाथ से दरवाजा खटखटाया। चंद लम्हों बाद दरवाजा खुल गया। वो खामोशी से अंदर दाखिल हो गई। अब इसके साथ सिर्फ खामोशी थी। आंखों में टूटे हुए ख्वाब थे। गोद में आने से पहले अपने बाप की मोहब्बत से महरूम हो जाने वाला एक मासूम बच्चा था। बाकी सब कुछ वैसी शादी वाले हॉल में छोड़ आई थी। आलिया ने दरवाजा बंद किया, फिर खामोशी से सोफे पर बैठ गई। इसकी आंखें बिल्कुल खाली थी। चेहरे पर ना कोई रंग था, ना कोई हरकत, जैसे इसके अंदर मौजूद हर एहसास मर चुका हो। बावर्ची खाने से सकीना तेजी से बाहर आए। उसने आलिया को इस हालत में देखा तो फौरन इसके सामने आकर खड़ी हो गई। क्या हुआ, अकेली क्यों आई हो? ऐसे क्यों बैठी हो? क्या हुआ है? वलीद कहाँ है? सब ठीक तो है? इसी दौरान आलिया का भाई रेहान भी अपने कमरे से बाहर आ गया। इसने एक नजर अपनी बहन को देखा, फिर खामोश हो गया। इसे फौरन महसूस हो गया था कि कोई बहुत बड़ा हादसा हो चुका है। आलिया ने बामुश्किल अपने खुश्क होते होंठ खोले। वलीद मुझे तलाक दे दिया। घर में खामोशी छा गई। चंद लम्हों बाद आलिया ने एक और जुमला बोला। वो कहता है मेरे पेट में जो बच्चा है वो इसका नहीं है। सकीना ने हैरत से अपने मुंह पर हाथ रख लिया, फिर फौरन अपने शौहर की तरफ देखा। ये कैसे हो सकता है? वो ऐसा क्यों कहेगा? कोई आदमी अपनी औलाद से ऐसे इनकार नहीं करता। कहीं वाकई ये बच्चा इसका ना हो, वरना वो ऐसी बात क्यों करता? आलिया ने चौंक कर सकीना की तरफ देखा। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये इल्जाम अब इसके अपने घर में भी दोहराया जा रहा था। रेहान खामोश खड़ा रहा। इसने न अपनी बहन की तरफदारी की, न अपनी बीवी को रोका। वो हमेशा की तरह खामोश था। आलिया ने भराई हुई आवाज में कहा, यह बच्चा सिर्फ वलीद का है। मैंने कभी इसके अलावा किसी मर्द की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा। तुम लोग भी मुझ पर यही इल्जाम लगा रहे हो। सकीना का चेहरा मजीद सख्त हो गया। जब इसने अपना बाप ही इस बच्चे को कबूल नहीं करा तो किस वजह से कह रहा होगा ना? कोई मर्द अपनी औलाद से ऐसे इनकार नहीं करता। आलिया की आंखों से आंसू बहने लगे। तुम भी मुझे नहीं जानती। मैं 2 साल से तुम्हारे सामने हूं। कभी कोई ऐसी हरकत देखी है तुमने? सकीना ने फौरन जवाब दिया, हमें कुछ नहीं मालूम। हमें अपनी इज्जत अजीज है। हमारी भी एक जवान होती हुई बेटी है। हम ऐसी बदकिरदार लड़की को अपने घर में नहीं रख सकते। कल को लोग हमारी बेटी पर उंगली उठाएंगे। ये अल्फाज आलिया के दिल में तीर की तरह उतरते चले गए। इसने अपने भाई की तरफ देखा। इसे उम्मीद थी शायद वो बोलेगा, शायद वो अपनी बहन पर यकीन करेगा, मगर रेहान ने नजरें झुका ली। चंद लम्हों बाद वो धीमी आवाज में बोला, मुझे अपनी बेटी का भी सोचना है। लोग बहुत बातें बनाते हैं। मैं अपनी बेटी की जिंदगी खराब नहीं कर सकता। आलिया ने बेयकीनी से अपने भाई को देखा। भाई आप भी? रेहान ने गहरा सांस लिया। बहन हो तुम मेरी, ये बात अपनी जगह है, मगर मेरी बेटी मेरी जिम्मेदारी है। मैं अपनी बेटी को चुनूंगा। तुम अपना कोई और इंतजाम कर लो। 2-3 दिन तक कहीं चली जाना। आलिया चंद लम्हे खामोश रही। इसके अंदर जैसे हर रिश्ता एक एक करके टूटता चला गया। पहले शौहर, फिर ससुराल, अब अपना घर। इसने आहिस्ता से सर हिलाया। 2-3 दिन क्यों? मैं आज ही चली जाती हूँ। रेहान ने चौंक कर इसकी तरफ देखा, मगर इसके होंठों से कोई लफ्ज ना निकला। आलिया खामोशी से अपने कमरे में चली गई। इसने अलमारी खोली, अपने चंद जोड़े निकाले, चंद जरूरी चीजें एक छोटे से बैग में रखी। वो बार बार अपने आंसू साफ करती रही। हर चीज समेटते वैसे महसूस हो रहा था जैसे वो अपना सामान नहीं, अपनी पूरी जिंदगी समेट रही हो। बैग बंद करने के बाद इसने एक बार पूरे कमरे पर नजर डाली। ये वो जगह थी जहां वो उम्मीद लेकर आई थी। आज यहां से भी बेआसरा जा रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता बाहर आई। किसी ने इसे रोकने की कोशिश ना की। किसी ने ये ना कहा कि मत जाओ। किसी ने इसके सर पर हाथ ना रखा। इसने दरवाजा खोला। एक हाथ में छोटा सा बैग था, दूसरा हाथ अपने उभरते हुए पेट पर रखा हुआ था। इसकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। इसके वजूद में एक मासूम जान धड़क रही थी जिसके लिए पूरी दुनिया अजनबी बन चुकी थी।
आलिया ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो खामोश कदमों से सड़क पर उतर गई, फिर बगैर किसी मंजिल के चलती चली गई। अंधेरी सड़क इसके सामने फैली हुई थी, इसके पीछे हर रिश्ता खत्म हो चुका था। इसके आगे से तन्हाई इसका इंतजार कर रही थी। आलिया खामोश कदमों से सड़क पर चलती जा रही थी। इसे मालूम नहीं था कि वो कहाँ जा रही है। इससे सिर्फ इतना मालूम था कि अब इसके पास वापस जाने के लिए कोई घर बाकी नहीं रहा। एक हाथ में छोटा सा बैग था, दूसरा हाथ अपने उभरते हुए पेट पर रखा हुआ था। आंखें मुसलसल भीग रही थीं। हर चंद कदम बाद वो अपने आंसू साफ करने की कोशिश करती, मगर नए आंसू इसकी पलकों से बहने लगते। सूरज ढलने के बावजूद गर्मी अपनी जगह मौजूद थी। सड़क पर गाड़ियों का शोर था, लोग अपनी अपनी मंजिलों की तरफ जा रहे थे, मगर आलिया की कोई मंजिल नहीं थी। सुबह से इसके हलक से पानी का एक घूंट भी नहीं उतरा था। पेट खाली था, दिल सदमे से भरा हुआ था, जिस्म मुसलसल कमजोर होता जा रहा था। चलते चलते इसकी नजर धुंधलाने लगी, कदम बार बार लड़खड़ाने लगे। सामने एक बड़ी सी फैक्ट्री नजर आई। वो मजीद चंद कदम चलने की कोशिश करने लगी। अचानक इसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। इसका बैग हाथ से छूट गया, वजूद बेजान होकर जमीन पर गिर गया। फैक्ट्री के मरकजी दरवाजे पर मौजूद चौकीदार घबरा कर दौड़ा। वो फौरन अंदर की तरफ मुड़ा। साहब को यह बाहर आओ जल्दी, इस लड़की बेहोश हो गई है। लड़की बेहोश हो गई है। इसकी आवाज सुनते कई मुलाजिम बाहर की तरफ दौड़ पड़े। इत्तेफाक से इस वक्त फैक्ट्री का मालिक रेहान भी गेट के करीब खड़ा कुछ जरूरी हदायत दे रहा था। इससे फौरन चौकीदार की बात सुनी। कौन बेहोश हो गया? साहब, एक लड़की बाहर गिर गई है, शायद तबीयत खराब हो गई है। रेहान ने हैरत से कहा, बेहोश हो गई है तो तुम लोग इससे उठा क्यों नहीं रहे? चौकीदार फौरन पीछे हट गया। साहब, औरत जात है, मैं कैसे हाथ लगाऊं? रेहान ने साथ खड़े चंद मजदूरों की तरफ देखा। तुम लोग उठा लो। सब एक दूसरे की तरफ देखा, फिर एक ने आहिस्ता से कहा, साहब हम भी गैर औरत को हाथ नहीं लगाते। दूसरे ने भी फौरन सर हिला दिया, हमसे ये नहीं होगा। रेहान के चेहरे पर सख्ती आ गई। भाड़ में गई तुम लोगों की ये दलील? अगर एक इंसान जमीन पर बेहोश पड़ा हो फिर भी तुम लोग सिर्फ खड़े तमाशा देखते रहोगे? अगर कोई हाथ नहीं लगाएगा फिर इसे उठाएगा कौन? ये कहकर वो खुद तेजी से आगे बढ़ा, जमीन पर पड़ी हुई लड़की के करीब घुटनों के बल बैठ गया। इसने एक लम्हे के लिए इसका चेहरा देखा। चेहरा जर्द पड़ चुका था, आंखों के गिर्द सूजन वाज़ेह थी। ऐसे लग रहा था जैसे वो कई घंटों से मुसलसल रोती रही हो। रेहान ने ज्यादा देर जाया नहीं की। इसने एहतियात से आलिया को अपनी बाहों में उठाया। वो हैरत अंगेज हद तक हल्की महसूस हो रही थी। चौकीदार फौरन आगे बढ़ा, दरवाजा खोल दिया। रेहान सीधा इसे अपने दफ्तर में ले गया। कमरे में ठंडी हवा चल रही थी। इसने एहतियात से आलिया को सोफे पर लिटा दिया, फिर फौरन कहा, जल्दी से ठंडा जूस लेकर आओ, कुछ खाने के लिए भी ले आओ। चंद मिनट गुजरे। ठंडी हवा मुसलसल कमरे में गर्दिश करती रही। आहिस्ता आहिस्ता आलिया की पलकें हिलने लगी। इसने धीरे से आंखें खोली। चला में वो छत को देखती रही, फिर घबरा कर फौरन उठने की कोशिश की। रेहान ने फौरन नरमी से कहा, परेशान ना हो, आप महफूज हैं। आप हमारी फैक्ट्री की बाहर बेहोश हो गई थी, हम सिर्फ आपकी मदद कर रहे हैं। आलिया चला में खामोश रही, फिर इसने नजरें झुका ली। रेहान ने मेज पर रखा हुआ जूस इसकी तरफ बढ़ाया। पहले ये पी लीजिए, फिर आराम से बात करेंगे। आलिया ने हिचकिचाते हुए एक गिलास पकड़ा। चंद घूंट पीने के बाद इसकी हालत कुछ बेहतर महसूस होने लगी। रेहान ने सामने वाली कुर्सी पर बैठते हुए नरमी से पूछा, अगर बुरा ना माने तो एक बात पूछ सकता हूँ? आप इस हालत में क्यों थी? आप काफी परेशान लग रही हैं, आपकी आंखें भी बहुत सूजी हुई हैं। आलिया चला में खामोश रही, फिर आहिस्ता से बोली, मैं अकेली हूँ, मुझे सिर्फ एक नौकरी चाहिए। रेहान ने इसकी बात गौर से सुनी, फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, फिर आप सही जगह आ गई हैं। हमारी कंपनी में इस वक्त सिर्फ एक असामी खाली है, पर्सनल सेक्रेटरी की। वो चला में रुका, फिर बोला, आपकी तालीम कितनी है? आलिया ने पहली बार इसकी तरफ देखा। मैंने बीबीए किया हुआ है। रेहान की आंखों में हैरत उभरी। अच्छा, फिर तो ये बहुत अच्छी बात है, आप इस काम के लिए मौजू हैं। वो फौरन अपनी मेज से एक फॉर्म उठा लाया। मैं आपको एक हफ्ते के लिए ट्रायल पर रख लेता हूँ। अगर आपने जिम्मेदारी से काम किया फिर आपकी मुलाजमत मुस्तकिल कर दी जाएगी। आलिया की आंखों में कई घंटों बाद पहली बार उम्मीद की एक हल्की सी चमक नमूदार हुई। इसने बेख्तियार दोनों हाथ उठाए। इसके होंठों पर खामोशी से शुक्र के अल्फाज आए। ऐसे महसूस हुआ जैसे अंधेरे में एक छोटी सी रोशनी दिखाई देगी हो। फिर आलिया अपनी पुरानी दोस्त के घर गई। दोस्त ने सारी बात सुनने के बाद नरमी से इसका हाथ थाम लिया। अम्मी अब्बू उम्रे पर गए हुए हैं, 1.5 महीने बाद वापस आएंगे, तुम बेफिक्र होकर यहाँ रहो, फिर भी 10-15 दिन में संभाल लूंगी। इस दौरान तुम अपनी रिहाइश का इंतजाम कर लेना। आलिया की आंखें दोबारा भीग गईं। तुमने आज मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया।
اللہ तुम्हें हमेशा खुश रखे। अगली सुबह इसकी नई जिंदगी का पहला दिन था। वो वक्त से पहले तैयार होकर कंपनी पहुंच गई। इसने अब भी किसी को ये नहीं बताया था कि वो मां बनने वाली। इसने फैसला कर लिया था कि पहले अपनी कदम मजबूत करेगी, फिर मुनासिब वक्त पर हकीकत बताएगी। अपनी सहेली के घर गुजरी हुई रात शायद आलिया की जिंदगी की सबसे लंबी रात थी। वो पूरी रात करवटें बदलती रही। कभी मुस्तकबिल का खौफ सामने आ जाता, कभी वलीद के अल्फाज इसके कानों में गूंजने लगते, कभी अपने पेट पर हाथ रखकर खामोश आंसू बहाने लगती। मगर हर बार वो खुद को सिर्फ एक ही बात कहती कि अब इसे सिर्फ इस बच्चे के लिए जीना है। सुबह सूरज निकलने से पहले वो उठ गई। इसने वजू किया, खामोशी से दुआ मांगी, फिर तैयार होने लगी। इसके पास पहनने के लिए मुनासिब कपड़े नहीं थे। इसकी दोस्त अलमारी के सामने आकर खड़ी हो गई। ये सब मेरे कपड़े हैं, जो पसंद आए पहन लो। दफ्तर के पहले दिन अच्छा तासुर बहुत जरूरी होता है। आलिया ने हिचकिचाते हुए चंद जोड़ों की तरफ देखा। मैं तुम्हारे कपड़े कैसे पहन सकती हूँ? इसकी दोस्त मुस्कुरा दी। दोस्त उसी दिन काम आते हैं, आज इनकार मत करना। आलिया ने आखिर एक सादा सा हल्के रंग का सूट मुंतखब कर लिया। वो तैयार हुई तो इसके चेहरे की थकन अभी भी वाज़ेह थी, मगर लिबास ने इसकी शख्सियत को पहले से ज्यादा बावकार बना दिया था। इसने अपनी दोस्त का शुक्रिया अदा किया, फिर कंपनी की तरफ रवाना हो गई। वो मुकर्रर वक्त से काफी पहले फैक्ट्री पहुंच गई। चौकीदार ने इसे पहचान लिया। आप आ गए मैडम। आलिया ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर हिला दिया। चंद मिनट बाद इसे दफ्तर के अंदर ले जाया गया। अमले के चंद अफराद ने इसे देखा। किसी ने जरूरी फाइलें दिखाई, किसी ने कंप्यूटर का निजाम समझाया। आलिया पूरी तवज्जो से हर बात सुनती रही, फिर इसने एक एक काम शुरू कर दिया। जो फाइलें कई दिनों से तरतीब की मुंतजर थी, वो थोड़ी देर में मुनज़्ज़म हो गई। जरूरी मुलाकातों का रिकॉर्ड दुरुस्त कर दिया गया। ईमेल्स अलग तरतीब में रख दी गई। मेज पर बिखरे हुए कागजात अपनी अपनी जगह पहुंच गए। पूरा दफ्तर पहले से ज्यादा मुनज़्ज़म दिखाई देने लगा। मुलाजमीन हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। इन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि नए आने वाली लड़की पहले दिन इस रफ्तार से काम कर रही है। कुछ देर बाद रेहान अपने दफ्तर में दाखिल हुआ। इसकी नजर मेज पर पड़ी, हर चीज अपनी जगह मौजूद थी। इसने अगली फाइल खोली, वो भी मुकम्मल तैयार थी। फिर दूसरी, वो भी इसने इंटरकॉम उठाया। आलिया जरा मेरे दफ्तर में आइए। चंद लम्हों बाद आलिया दरवाजे पर आकर रुकी। इजाजत है, आ जाइए। वो अंदर आकर खामोशी से खड़ी हो गई। रेहान ने सामने रखी हुई फाइलें देखते हुए कहा, ये सब काम आपने किए? जी। रेहान ने चंद लम्हे खामोशी से इसे देखा। पहला दिन है, फिर भी आपने तवक्को से कई ज्यादा अच्छा काम किया। वो जब आगे खुशगवार हैरत हुई है। आलिया ने सिर्फ आहिस्ता से सर झुका दिया। रेहान ने दोबारा इसके चेहरे की तरफ देखा। आज भी इसकी आंखों के गिर्द हल्की सी सूजन मौजूद थी। चेहरा जर्द दिखाई दे रहा था। एक बात पूछूं? जी। आपकी तबीयत अब भी ठीक नहीं लग रही। आपकी हालत कुछ अजीब सी महसूस होती है। आलिया ने फौरन खुद को संभाला। नहीं सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शायद थोड़ी थकन है। रेहान ने चला में इसकी तरफ देखा, मगर मजीद कुछ ना पूछा। ठीक है, अगर कभी तबीयत खराब महसूस हो तो बिला झिझक बता दीजिएगा। आलिया ने मुख्तसर अंदाज में शुक्रिया अदा किया। इसी वक्त दफ्तर के सीनियर मुलाजिम ने मुस्कुराते हुए कहा, मैडम आपकी किस्मत वाकई बहुत अच्छी है, वरना रेहान सर बगैर इंटरव्यू के किसी को भी मुलाजमत नहीं देते। बहुत से लोग महीनों इंतजार करते रहते हैं, फिर भी इन्हें मौका नहीं मिलता। आलिया ने हैरत से रेहान की तरफ देखा। रेहान ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, शायद कभी कभी किस्मत भी इंसान को सही जगह पहुंचा देती है। अब बाकी सब आपकी मेहनत पर मुनहसर है। आलिया ने दिल ही दिल में अपने रब का शुक्रिया अदा किया। इसे महसूस हुआ कि शायद जिंदगी ने पहली बार इसके लिए उम्मीद का एक नया दरवाजा खोला है। वह खामोशी से गुजरता रहा। आलिया हर रोज वक्त से पहले दफ्तर पहुंचती, खामोशी से अपना काम शुरू करती, पूरा दिन पूरी तवज्जो के साथ काम करती, फिर शाम को बगैर किसी से ज्यादा बात किए वापस चली जाती। एक हफ्ता खत्म हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा। रेहान ने इसके काम में एक भी गलती नहीं देखी। वो जितना काम देता आलिया इससे बेहतर अंदाज में मुकम्मल कर देती। आखिरकार एक हफ्ते का आजमाइशी वक्त खत्म होने के बाद रेहान ने इसे मुस्तकिल मुलाजिम रख लिया। आलिया ने दिली दिल में अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। चंद हफ्तों बाद जब पहली तनख्वाह इसके हाथ में आई तो इसकी आंखों में नमी उतर आई। इसने नोटों को मजबूती से हाथ में पकड़ लिया। ये सिर्फ तनख्वाह नहीं थी, ये इसकी इज्जत थी, इसकी नई जिंदगी थी, इसकी मेहनत का फल था। इसे शाम इसने एक एयरपोर्ट हॉस्टल में रहने के लिए एक छोटा सा कमरा लिया। वो जगह बहुत सादा थी। एक बेड था, एक अलमारी थी, एक छोटी सी मेज थी, एक खिड़की थी,
मगर इस कमरे में सुकून था। वहां कोई किसी से ज्यादा सवाल नहीं करता था। हर शख्स अपनी जिंदगी में मसरूफ रहता था। आलिया ने पहली मर्तबा महसूस किया कि शायद अब वो अपनी जिंदगी को दोबारा संभाल रही है। हर महीने तनख्वाह मिलती है। वो अपने अखराजात बहुत सोच समझ कर करती, जरूरत के मुताबिक चीजें खरीदती, बाकी रकम एहतियात से बचा लेती। वो जानती थी कि आने वाले दिन आसान नहीं होंगे। वह गुजरता गया। इसके पेट का उभार आहिस्ता आहिस्ता नुमाया होने लगा। अब इसे हर रोज ढीले कपड़े पहनने पड़ते। वो दुपट्टा भी इस तरह औरती के जिस्म नुमाया ना हो। दफ्तर में चलते हुए भी पूरी एहतियात करती। ज्यादा देर खड़ी ना होती, ज्यादा देर ना चलती। हर लम्हा यही कोशिश करती कि किसी को इसकी हकीकत का अंदाजा ना हो। काफी अरसे तक वो कामयाब रही, मगर एक दिन इसके साथ वाली मेज पर बैठी हुई कुलीग ने खामोशी से इसकी तरफ देखा। वो कई दिनों से कुछ महसूस कर रही थी। आखिरकार इसने धीरे से कहा, आलिया, अगर तुम मेरी बात का बुरा ना मानो तो एक बात पूछो। आलिया चौंक गई। जी पूछें। तुम हामला हो ना? ये सुनते आलिया के चेहरे का रंग बदल गया। चल में वो खामोश रही, फिर इसने गहरा सांस लिया। हाँ। कोलीग ने हैरत से इसकी तरफ देखा। फिर तुमने किसी को बताया क्यों नहीं? आलिया ने पहले दरवाजे की तरफ देखा, फिर आहिस्ता आवाज में बोली, मेरा शौहर बैरून मुल्क रहता है। मैं शादीशुदा हूँ। ये इसी का बच्चा है। मैं अपनी जाती जिंदगी के बारे में किसी से बात करना पसंद नहीं करती, इसलिए किसी को कुछ नहीं बताया। कोलीग ने फौरन सर हिला दिया। फिक्र ना करो, मैं भी किसी को नहीं बताऊंगी। ये बात हमारे दरमियान ही रहेगी। आलिया की आंखों में तशक्कुर उतर आया। बहुत शुक्रिया। इस दिन के बाद दोनों पहले से ज्यादा अच्छे अंदाज में काम करने लगी। कोलीग कभी कभार खामोशी से इसके लिए पानी रख देती, कभी इसे ज्यादा देर खड़ा न होने देती, मगर इससे अपना वादा निभाया। इसने किसी को एक लफ्ज भी ना बताया। इधर आलिया हर महीने हिसाब लगाकर पैसे अलग रखती रही। इसे मालूम था कि इस कंपनी में जिंदगी के दौरान तनख्वाह के साथ छुट्टियां नहीं मिलती। अगर वो पहले अपनी हालत बता देती तो शायद लंबे अरसे तक बगैर तनख्वाह के रहना पड़ता। इसके पास इतनी बचत नहीं थी। इससे अपने बच्चे के लिए भी पैसे चाहिए थे, किराया भी देना था, खाना भी खरीदना था। इसलिए इसने खामोश रहने का फैसला किया। वो रोज खुद को मजबूत जाहिर करती, मुस्कुराकर काम करती, तकलीफ छुपा लेती। हर गुजरते दिन के साथ बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब आता जा रहा था। अब चलना पहले जैसा आसान नहीं रहा था। सीढ़ियां चढ़ते हुए सांस फूल जाती, कभी कमर में शदीद दर्द उठता, कभी कदम बोझल हो जाते, मगर वो किसी के सामने अपनी कमजोरी जाहिर नहीं होने देती। एक सुबह वो दफ्तर पहुंची तो इसके चेहरे पर गैर मामूली थकन थी। इसने मेज पर हाथ रखा, गहरा सांस लिया, फिर खामोशी से अपनी कुर्सी पर बैठ गई। ऐसे महसूस हो रहा था कि अब वो ज्यादा दिन दूर नहीं रहा जिस दिन इसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। दफ्तर की इमारत में इस दिन गैर मामूली मसरूफियात थी। बड़े कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर कंपनी के अहम अफसर बैठे हुए थे। मेज पर फाइलें रखी थीं, प्रोजेक्टर चल रहा था। हर शख्स पूरी तवज्जो से मीटिंग में मौजूद था। रेहान मेज के सिरे पर बैठा कंपनी की नई डील के बारे में गुफ्तगू कर रहा था। आलिया हस्बे मामूल इसके बराबर में खड़ी जरूरी नोट्स लिख रही थी। आज सुबह से इसके जिस्म में अजीब सी बेचैनी थी। कमर में बार बार दर्द उठ रहा था, पेट भी सख्त महसूस हो रहा था। वो कई मर्तबा कुर्सी पर बैठने का सोचती, फिर खुद को रोक लेती। ऐसे मालूम था अगर आज इसने कमजोरी दिखा दी तो सबको इसकी हकीकत का अंदाजा हो जाएगा। वो खामोशी से खुद को संभालती रही। अचानक इसके पेट में पहले से कई ज्यादा शदीद दर्द उठा। इसने बेख्तियार मेज का किनारा वो मजबूती से पकड़ लिया। इसकी सांस तेज होने लगी, मगर फिर भी इसने खुद को संभाला। रेहान एक लम्हे के लिए रुका। इसने आलिया की तरफ देखा। चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था, माथे पर पसीना नमूदार हो गया। आलिया, आप ठीक है? जी सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो दोबारा नोट्स लिखने लगी, मगर चंद सेकंड बाद ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने इसके पूरे जिस्म वजूद को मरोड़ दिया हो। इसके मुंह से एक दर्द भरी चीख निकल गई। कमरा एक लम्हे में खामोश हो गया। तमाम नजरें इसकी तरफ उठ गईं। आलिया ने एक कदम आगे बढ़ाने की कोशिश की, मगर इसके कदमों ने साथ न दिया। वो सीधी जमीन पर गिर गई। दोनों हाथ बेख्तियार अपने पेट पर आ गए। शदीद दर्द की वजह से इसकी सांसें बेतरतीब हो चुकी थी। रेहान फौरन अपनी कुर्सी से उठा। वो दौड़ता हुआ इसके करीब पहुंचा। आलिया, क्या हुआ? आलिया दर्द से तड़प रही थी। अब इसके लिए एक लफ्ज बोलना भी मुश्किल हो गया था। इस लम्हे फर्श पर पानी फैल गया। दफ्तर में मौजूद एक उम्र रसीदा खातून मुलाजमा फौरन बोल उठी, सर ये तो लेबर पेन है, ये माँ बनने वाली है। ये सुनते पूरा कमरा साकित रह गया। रेहान ने बेयकीनी से आलिया की तरफ देखा, फिर इसके ढीले लिबास की तरफ। अब इसे पहली बार एहसास हुआ कि वो इतने महीनों से अपने आप को कितनी महारत से छुपाए हुए थी। इसने एक लम्हा भी जाया नहीं किया। वो झुका, एहतियात से आलिया को अपनी बाहों में उठाया। आलिया दर्द से कराह रही थी। सर मुझे बचा लीजिए, मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए।
कुछ नहीं होगा, आप हिम्मत रखें। रेहान तेजी से बाहर निकला। ड्राइवर गाड़ी ले आया। रेहान खुद पिछली नशिस्त पर आलिया के साथ बैठ गया। पूरे रास्ते वो बार बार कहता रहा, हिम्मत रखें, हम पहुंचने वाले। चंद ही मिनट बाद गाड़ी अस्पताल के बाहर रुकी। डॉक्टर और नर्सें फौरन स्ट्रेचर लेकर बाहर आई। आलिया को फौरी तौर पर अंदर ले जाया गया। रेहान भी इनके साथ तेजी से चलने लगा। डॉक्टर ने चंद मिनट मुआयना किया, फिर बाहर आकर कहा, बच्चे की पैदाइश का वक्त आ गया, हम फौरन इन्हें लेबर रूम में ले जा रहे हैं। रेहान खामोशी से सर हिलाकर दीवार के साथ खड़ा हो गया। इसके ज़हन में सिर्फ एक ही सवाल गर्दिश कर रहा था। वो लड़की जो हर रोज इसके सामने काम करती थी, वो 9 महीने से हामला थी, मगर किसी को कुछ मालूम क्यों ना हुआ। कई घंटे इंतजार में गुजर गए। हर गुजरता लम्हा बहुत भारी महसूस हो रहा था। रेहान को अपना नाम कंसेंट पर भी लिखना पड़ा। साइन भी उसने किया और बच्चे की वल्दियत में भी ऐसे का नाम आ रहा था। आखिरकार लेबर रूम का दरवाजा खुला। एक नर्स मुस्कुराती हुई बाहर आई। मुबारक को, बच्चा बिल्कुल सेहतमंद है, माँ भी खैरियत से, नॉर्मल डिलीवरी हुई है। रेहान ने बेख्तियार सुकून का सांस लिया। इस वक्त नर्स नन्हे से बच्चे को सफेद कपड़े में लपेट कर इसकी तरफ बढ़ा दिया। जरा पकड़िए, मैं बच्चे की फाइल मुकम्मल कर लूं। रेहान घबरा गया। मैंने आज तक कभी बच्चा नहीं उठाया। नर्स हल्का सा मुस्कुरा दी। गर्दन को सहारा दीजिए बस। रेहान ने बहुत एहतियात से बच्चे को अपनी बाहों में लिया। नन्हा सा चेहरा, बंद आंखें, नन्हे नन्हे हाथ। वो चंद लम्हे खामोशी से इसे देखता रह गया। इसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि इसके दिल में एक ऐसा एहसास पैदा हो रहा है। इतने में दफ्तर वाली वही कुलीग अस्पताल पहुंच गई। रेहान ने इसकी तरफ देखकर कहा, मुझे तो मालूम ही नहीं था कि आलिया हामला है। कुलीग ने आहिस्ता से जवाब दिया, सर इन्होंने कभी किसी को नहीं बताया, वो सिर्फ मुझसे बोली थी कि इनके शौहर बैरून मुल्क रहते हैं, इसलिए वो अपनी जाती जिंदगी के बारे में बात नहीं करते। रेहान खामोश हो गया। इसने दोबारा बच्चे की तरफ देखा, फिर लेबर रूम के बंद दरवाजे की तरफ। इससे महसूस हो रहा था कि आलिया की जिंदगी में कोई बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है और वो राज अभी इसके सामने आना बाकी था। अस्पताल के कमरे में खामोशी फैली हुई थी। आलिया अभी तक बेहोशी और थकन के दरमियान थी। डॉक्टर ने बच्चे का दोबारा मुआयना किया, फिर मुस्कुराते हुए कहा, माँ भी बिल्कुल ठीक है, बच्चा भी सेहतमंद है, मगर दोनों को कुछ दिन आराम की जरूरत होगी। रेहान ने इत्मीनान का सांस लिया। वो दरवाजे के बाहर खड़ा सोच रहा था कि इसके दिन में एक ही सवाल बार बार आ रहा था, एक औरत इतना बड़ा राज छुपा कर कैसे नौकरी करती रही। इतने में नर्स नन्हे बच्चे को उठाकर दोबारा इसके पास ले आई। माँ भी सो रही है, जरा चंद मिनट पकड़ लीजिए। रेहान ने घबराकर दोनों हाथ आगे किए। इसने बहुत एहतियात से बच्चे को अपनी बाहों में ले लिया। बच्चा आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलने लगा। फिर इसने अपनी नन्ही सी उंगली रेहान की उंगली पर रख दी। रेहान बेख्तियार मुस्कुरा दिया। इसने जिंदगी में पहली मर्तबा किसी नौमौलूद को इतनी देर तक अपनी बाहों में उठाया था। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो बार बार इस नन्हे चेहरे को क्यों देख रहा है। कुछ देर बाद आलिया को होश आया। इसने सबसे पहले बेचैनी से अपने इर्द गिर्द देखा। मेरा बच्चा। नर्स फौरन मुस्कुरा दी, बिल्कुल खैरियत से है। रेहान ने बच्चे को एहतियात से नर्स के हवाले कर दिया। नर्स ने बच्चे को आलिया की बाहों में रख दिया। आलिया की आंखों से खामोश आंसू बहने लगे। इसने बच्चे की पेशानी को बार बार चूमा, जैसे इससे पूरी दुनिया वापस हासिल कर ली हो। चंद घंटे बाद डॉक्टर ने रेहान को अपने कमरे में बुलाया। मरीजा को आज नहीं तो कल डिस्चार्ज कर देंगे। इनके साथ घर का कोई फर्द है? रेहान चंद लम्हे खामोश रहा। मेरे इल्म के मुताबिक इनका यहाँ कोई नहीं है। फिर इन्हें अकेला नहीं भेजा जा सकता। नौमौलूद बच्चे के साथ किसका होना जरूरी है। रेहान ने गहरा सांस लिया। चंद दिन के लिए मैं इन्हें अपने बंगले के गेस्ट विंग में ठहरा देता हूँ, जब तक वो मुकम्मल संभल नहीं जाती। डॉक्टर ने सर हिला दिया, बेहतर रहेगा। अगले दिन आलिया को डिस्चार्ज कर दिया गया। वो मुसलसल इंकार करती रही, सर मैं आप पर मजीद बोझ नहीं बनना चाहती। रेहान ने संजीदगी से जवाब दिया, ये बोझ नहीं, आप मेरी कंपनी के मुलाजिम हैं। इस वक्त आपको महफूज जगह की जरूरत है। जब आप खुद को संभाल लेंगी फिर जहां चाहे चली जाइएगा। आलिया खामोश हो गई। इसके पास इंकार करने की कोई वजह भी तो नहीं थी। कुछ देर बाद गाड़ी एक बड़े से बंगले के सामने रुकी। नौकर तेजी से बाहर आए। इन्होंने देखा कि रेहान खुद गाड़ी से एक नौमौलूद बच्चे का सामान निकाल रहे। दूसरी तरफ आलिया आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए अंदर आ रही थी। सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी ने कोई सवाल न किया, मगर हर चेहरे पर हैरत लिखी हुई थी। रेहान ने मुख्तसर अंदाज में कहा, गेस्ट रूम तैयार कर दो, इनकी तबीयत अभी ठीक नहीं है। जी सर। चंद मिनट बाद आलिया बच्चे के साथ गेस्ट रूम में चली गई। नौकर खामोशी से बाहर निकल आए। जैसे रेहान अपने कमरे की तरफ गया, सब आपस में सरगोशियां करने लगे। लगता है साहब ने चुपके से शादी कर ली थी, इसलिए कभी शादी के लिए तैयार नहीं होते थे। देखा बच्चा भी है। शादी किसी मजबूरी की वजह से अभी तक किसी को नहीं बताया। बात चंद मिनटों में पूरे घर में फैल गई। शाम तक पुराने माली ने गांव फोन मिला दिया। इधर गांव में रेहान की दादी सेहन में चारपाई पर बैठी तस्बीह पढ़ रही थी। फोन सुनते ही इन्होंने खुशी से पूछा, हाँ भाई मेरे पोते ने आखिर शादी की या नहीं।
माली हंसते हुए बोला, बड़ी अम्मा मुबारक हो, आप दादी बन गई। चलमों के लिए दादी बिल्कुल खामोश रह गई। क्या कहा तुमने? जी बड़ी अम्मा, साहब ने एक खातून को बच्चे समेत घर ले आए हैं। सब ये कह रहे हैं कि साहब ने खामोशी से शादी कर ली थी, बच्चा भी हो गया। दादी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मैं तो बरसों से कह रही थी शादी कर ले। अब जाकर मेरी सुनी इस लड़के ने। इन्होंने फौरन अपनी लाठी उठाई, बैग निकाला, घर वालों को आवाज दी, जल्दी तैयारी करो, मैं अभी शहर जा रही हूँ। पहले अपने पोते को डांटूंगी, फिर अपनी बहू को गले लगाऊंगी, फिर अपने पड़पोते को खूब प्यार करूंगी। पूरे घर में भाग दौड़ शुरू हो गई। इधर शहर में रेहान को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि एक छोटी सी गलत फहमी ने गांव से इसकी दादी को खुशी खुशी इसके घर की तरफ रवाना कर दिया था। आलिया की तबीयत पहले से काफी बेहतर हो चुकी थी। चेहरे की जर्दी कुछ कम हो गई थी। कमजोरी अभी भी मौजूद थी, मगर अब वो चल फिर सकती थी। इन चंद दिनों में रेहान ने बच्चे के लिए जरूरत की एक भी चीज की कमी नहीं रहने दी थी। छोटे छोटे कपड़े, लहाफ, बोतलें, झूला, दूध की जरूरी चीजें, दवाएं, हर चीज खामोशी से मंगवा दी गई थी। आलिया जब भी इन चीजों को देखती इसकी नजर झुक जाती। वो खुद को रेहान के सामने बहुत शर्मिंदा महसूस करती थी। हर नमाज के बाद दुआ करती, अल्लाह बस ऐसा करे कि मेरा सर सामना ना हो, मैं खामोशी से यहां से चली जाऊं। इसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक अजनबी इसके लिए इतना कुछ करेगा। इधर रेहान भी अजीब कश्मकश में मुब्तला था। इसे आलिया से कोई शिकायत नहीं थी, ना बच्चे से, ना इसकी मजबूरियों से, मगर वो इसकी अचानक पैदा होने वाली सूरत हाल के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। एक दिन इसकी जिंदगी मामूल के मुताबिक गुजर रही थी। अगले दिन इसके बंगले में एक नौमौलूद बच्चा मौजूद था। वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि जिंदगी ने इसे किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। अगली सुबह छुट्टी का दिन था। बंगले में गैर मामूली खामोशी थी। आलिया ने आहिस्ता आहिस्ता अपना थोड़ा सा सामान बैग में रखा, अपने बेटे को एहतियात से गोद में उठाया, एक आखिरी नजर कमरे पर डाली, फिर दिल मजबूत करके बाहर निकल आई। इसने सोचा था कि शायद रेहान अपने कमरे में होगा। वो खामोशी से नौकरों को शुक्रिया कहकर चली गई, मगर जैसे वो ड्राइंग रूम में पहुंचे इसके कदम वहीं रुक गए। रेहान सामने सोफे पर बैठा कॉफी पी रहा था। इसकी नजर अचानक आलिया पर पड़ी, फिर इसने बैग की तरफ देखा। आप कहीं जा रही हैं? आलिया घबरा गई, कुछ लम्हे खामोश खड़ी रही, फिर धीरे से बोली, जी। रेहान उठकर इसके करीब आ गया। इतनी जल्दी क्यों? आलिया ने गहरा सांस लिया। इसकी आंखें नम हो गईं। मैं पहले बहुत झूठ बोल चुकी हूं, अब मजीद कोई झूठ नहीं बोलना चाहती। रेहान खामोशी से सुनता रहा। आलिया की आवाज भराने लगी, मैं शादीशुदा थी, मेरा शौहर था, मैंने इसके साथ 2 साल गुजारे, हम बहुत कोशिश करते रहे, मगर औलाद नहीं हुई। इसने दूसरी शादी करने का फैसला कर लिया, फिर मुझे तलाक दे दी। ये बच्चा इसी की औलाद है। मैं नौकरी की तलाश में निकली थी, फिर आपकी फैक्ट्री के सामने बेहोश हो गई। इसके बाद जो कुछ हुआ आप जानते हैं। रेहान चंद लम्हे खामोश खड़ा रहा, फिर आहिस्ता से बोला, आपको ये सब पहले बता देना चाहिए था। आलिया ने नजरें झुका ली। मुझे लगा मेरी जाती जिंदगी में किसी को दिलचस्पी नहीं होगी, फिर अचानक तबीयत खराब होगी, वरना शायद किसी को कभी मालूम भी ना होता। रेहान ने बच्चे की तरफ देखा, फिर आलिया की तरफ। अब आप अकेली कहाँ जाएंगी? जहाँ किस्मत ले जाए। इस हालत में अब तो मैं पहले से बेहतर हूँ। बच्चे के साथ अकेली जिंदगी आसान नहीं होती। मुश्किल तो है, मगर गुजार लूंगी। कहाँ रहेंगी? कोई कमरा देख लूंगी। रेहान ने संजीदगी से कहा, जल्दी मत कीजिए, चंद दिन और रुक जाइए। आलिया ने फौरन सर हिला दिया, नहीं, मैं आप पर पहले ही अपना बहुत बड़ा एहसान ले चुकी हूँ, अब मजीद नहीं। ये कहकर वो दरवाजे की तरफ बढ़ गई। जैसे इसने दरवाजा खोला, बाहर का मंजर देखकर वो हैरान रह गई। 8-10 नौकर कितार बनाकर खड़े थे। किसी के हाथ में फल थे, किसी के हाथ में मिठाइयों के डब्बे थे, कोई देसी घी के बड़े बड़े डब्बे उठाए हुए था, कोई देसी आटे की बोरियां लिए खड़ा था। खुशबू पूरे बरामदे में फैल रही थी। सबसे आगे सफेद लिबास में खुश मिजाज बूढ़ी खातून खड़ी थी। इनकी आंखों में खुशी साफ झलक रही थी। इन्होंने आलिया को देखा, फिर जोर से बोली, हाय हाय, ये मेरी बहू। वो तेजी से आगे बढ़ी। आलिया को कुछ समझ पाती इससे पहले इन्होंने इसकी गोद से बच्चा उठा लिया। अरे वाह मेरा पोता। वो बच्चे को बार बार चूमने लगी। अल्लाह अल्लाह, कितना प्यारा है। रेहान भी हैरान होकर बाहर आ गया। दादी, आप? दादी ने इसे देखा भी नहीं। वो मुसलसल बच्चे से बातें करती जा रही थी। मेरा शहजादा। फिर इन्होंने आलिया की तरफ देखा। पुत्र, तू यहाँ दरवाजे पर क्यों खड़ी है? अभी तो तूने खड़ा नहीं होना था। चल मेरे साथ अंदर चल। आलिया कुछ बोलने वाली थी, दादी ने फौरन इसका हाथ पकड़ लिया। चल चल, ज्यादा बातें नहीं करनी। फिर उन्होंने नौकरों की तरफ देखा। खड़े क्या देख रहे हो? सामान अंदर रखो, मेरी बहू को आराम की जरूरत है। नौकर फौरन सामान उठाने लगे। दादी आलिया को सहारा देकर कमरे की तरफ ले गईं। कमरे में पहुंचते इन्होंने आहिस्तगी से बिस्तर पर बिठा दिया, फिर मोहब्बत से इसके सर पर हाथ फेरा। हाय, मेरी नूह तो बहुत सोनी है, बड़ी प्यारी है, अल्लाह तुझे बुरी नजर से बचाए।
आलिया खामोश बैठी रह गई। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब अचानक क्या हो गया। दादी ने अपने पर्स में हाथ डाला, 50-50 हजार के नोटों की गड्डी निकाली। इन्होंने रकम बच्चे के नन्हे से हाथ पर रख दी कि मेरी तरफ से मेरे पोते के लिए। फिर 5,000 का एक नोट निकाला, बच्चे के सर के गिर्द घुमाया, फिर आलिया के सर के गिर्द। दूर हो बुरी नजर, ये कहकर इन्होंने नोट हवा में उछाल दिया। एक नौकर फौरन उठाने के लिए आगे बढ़ गया। रेहान दरवाजे के पास खड़ा ये सब देख रहा था। इसे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर दादी को ये सब बताया किसने। दादी मुसलसल बोले जा रही थी, मैंने इस नालायक को कितनी दफा कहा शादी कर ले, शादी कर ले, घर में बहू आएगी, बच्चे आएंगे, अकेला बंदा आखिर कब तक रहता है, एक दिन उदास हो जाएगा, वो क्या कहते हैं डिप्रेशन में चला जाएगा। मगर इसने मेरी एक ना सुनी। इन्होंने हंसकर रेहान की तरफ देखा। ओए शरारती, सारे काम छुप छुपा के किए तूने। फिर दोबारा आलिया की तरफ मुतवज्जो हो गई। चल कोई बात नहीं, जैसे भी किया एक साथ ही, मुझे बहू भी दिखा दी, पोता भी दिखा दिया, अब मुझे और क्या चाहिए। दादी बोलती जा रही थी। रेहान कई मर्तबा मुंह खोलकर हकीकत बताना चाहता, मगर हर बार दादी बगैर रुके नई बात शुरू कर देती। आखिरकार इन्होंने मुस्कुराते हुए आलिया का हाथ थाम लिया। एक बात बता पुत्र, शादी पसंद से हुई है ना? आलिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इसने एक लम्हे के लिए रेहान की तरफ देखा। रेहान भी बेबसी से इसे देख रहा था। चलमों की खामोशी के बाद आलिया ने धीरे से सर हिला दिया। जी। दादी खुशी से हंस पड़ी। हाय, मैं न कहती थी मेरा पोता किसी पर दिल हारेगा तो पूरी दुनिया भूल जाएगा। इन्होंने बच्चे को दोबारा गोद में लिया, बड़े गौर से इसका चेहरा देखा, फिर खुशी से बोल उठी, हाय, इसकी नाक तो बिल्कुल रेहान के दादा जैसी है। आलिया का दिल एक लम्हे के लिए जैसे रुक गया। इसने बेख्तियार रेहान की तरफ देखा। रेहान भी खामोश खड़ा था। दोनों के जहन में एक ही ख्याल गर्दिश कर रहा था कि बात अब बहुत आगे निकल चुकी थी। सच बोलने का वक्त शायद इनके हाथ से निकलता जा रहा था। दादी काफी देर तक आलिया और बच्चे के पास बैठी रही। कभी बच्चे को प्यार करती, कभी आलिया के सर पर हाथ फेरती। फिर अचानक इन्हें रेहान याद आया। इन्होंने नौकर से कहा, इस नालायक को भी बुला मेरे पास। चलमों बाद रेहान कमरे में आ गया। दादी ने इसे अपने करीब बिठा लिया, फिर इसके सर पर हाथ रखा। बेटा एक बात सुन। रेहान खामोशी से इनकी तरफ देखने लगा। मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं है। रेहान चौंक गया। दादी मुस्कुरा दी। अगर तूने मुझसे कुछ छुपाया भी है तो जरूर सोच समझ कर छुपाया होगा। मैं अपने पोते को जानती हूँ तो बगैर वजह के कोई काम नहीं करता। रेहान की होंठ हिले मगर आवाज न निकल सकी। दादी ने हंसकर आलिया की तरफ देखा। वैसे तो बहू बहुत प्यारी ढूंढी है तूने, अल्लाह नसीब अच्छे करे। फिर अचानक दादी की आंखों में नमी उतर आई। इन्होंने आहिस्ता से रेहान का हाथ पकड़ लिया। मैं अब भी तुझे एक बात बताती हूँ जो मैंने तुझसे छुपाई थी। कौन सी बात दादी? मुझे कुछ अरसा पहले दिल का दौरा पड़ा था। रेहान के चेहरे का रंग एक लम्हे में बदल गया। क्या? डॉक्टर कहता था ज्यादा शदीद नहीं था, इसलिए अल्लाह ने बचा लिया। रेहान फौरन इनके करीब हो गया। आपने मुझे बताया क्यों नहीं? दादी मुस्कुरा दी। बताती तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर मेरे पास आ जाता। मुझे मालूम था। दादी ये कोई छुपाने वाली बात थी? अब तो देख मैं तेरे सामने बैठी हूं ना, बिल्कुल ठीक। इन्होंने प्यार से इसके गाल पर हाथ रखा। बस एक ख्वाहिश थी, तेरे घर की खुशी देख लूं। अल्लाह ने वो भी दिखा दी। अब मुझे लगता है मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। रेहान की आंखें भीग गई। वो बचपन से दादी की गोद में पला था। इसके लिए दुनिया में अगर किसी की सबसे ज्यादा अहमियत थी तो वो थी यही खातून। इसलिए में इसके दिल में खौफ पैदा हो गया कि अगर दादी को हकीकत का इल्म हो गया, अगर इन्हें मालूम हो गया कि शादी अभी हुई नहीं, अगर इन्हें ये भी पता चल गया कि बच्चा इसका नहीं, तो कहीं इन्हें दोबारा सदमा न पहुंच जाए। ये ख्याल आते इसके जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। ऐसे रात वो आहिस्ता से गेस्ट रूम के दरवाजे तक आया। हल्की सी दस्तक दी। आलिया ने दरवाजा खोला। जी। रेहान कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर धीरे से बोला, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। आलिया खामोशी से एक तरफ हट गई। रेहान अंदर आ गया। बच्चा सुकून से सो रहा था। कमरे में चंद लम्हों तक खामोशी रही। फिर रेहान ने गहरा सांस लिया। दादी को दिल का दौरा पड़ चुका है। आलिया हैरान रह गई। क्या? आज ही मुझे पता चला। वो चंद लम्हे रुका। मैं इनसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैंने दोबारा किसी सदमे में नहीं देख सकता। आलिया खामोशी से सुनती रही। इसलिए मैं आपसे एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ। जी। कुछ दिनों के लिए हमें ड्रामा जारी रखना होगा। आलिया ने फौरन नजरें झुका ली। मैं समझ गई। मैं मुनासिब वक्त देकर इन्हें सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता समझा दूंगा, मगर अभी नहीं। आलिया ने बच्चे की तरफ देखा, फिर आहिस्ता से बोली, अगर इससे आपकी दादी खुश रहती हैं तो मैं साथ दे दूंगी। रेहान ने पहली बार दिल से सुकून महसूस किया। आपका बहुत शुक्रिया। इस दिन के बाद दोनों दादी के सामने एक आम मियाँ बीवी की तरह रहने लगे, मगर दोनों के दरमियान एक हद हमेशा कायम रही। एक दूसरे का एहतराम था, खामोशी थी, एतमाद था। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता रहा। दादी की हंसी पूरे घर में गूंजने लगी। बच्चा हर गुजरते दिन के साथ सबका लाडला बनता जा रहा था।
रेहान भी दफ्तर से वापस आकर सबसे पहले इस नन्हे वजूद को अपनी बाहों में उठाता। पहले जो शख्स बच्चों से घबराता था वही बच्चे की एक मुस्कुराहट पर अपनी सारी थकन भूल जाता। आलिया दूर खड़ी यह मंजर देखती इसके दिल में पहली बार सुकून का एक नन्हा सा चिराग जलने लगा। वह खामोशी से अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा। चंद दिन हफ्तों में बदल गए, हफ्ते महीनों में ढलने लगे। दादी की मौजूदगी ने पूरे बंगले का माहौल बदल दिया था। सुबह नाश्ते की मेज पर सब इकट्ठे बैठे। दादी कभी रेहान को डांटती, कभी आलिया को अपने हाथ से निवाला खिलाती, कभी बच्चे की गोद में उठाकर पूरे घर में घूमती रहती। वो नन्हा सा बच्चा इस घर की रौनक बन चुका था। रेहान भी आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगा। दफ्तर से वापस आते सबसे पहले बच्चे को गोद में उठाता, इसके साथ खेलता, इसे खामोश कराता। रात को अगर बच्चा रोने लगता तो दादी से पहले रेहान जाग जाता। आलिया हर बार हैरत से इसे देखती। वो शख्स जिसका इस बच्चे से खून का कोई रिश्ता नहीं था, वह इसके लिए सबसे ज्यादा फिक्रमंद रहने लगा था। एक शाम दादी मुस्कुराते हुए बोली, पुत्र देख जरा, तेरा पुत्र तो बिल्कुल तेरे पीछे दीवाना हो गया। रेहान ने बच्चे को सीने से लगा लिया। वो बेख्तियार मुस्कुरा दिया। इस्लाम में आलिया की नजरें रेहान से मिली। पहली बार दोनों की आंखों में खामोश सी मुस्कुराहट थी। इस मुस्कुराहट में कोई झूठ नहीं था, कोई मजबूरी नहीं थी, सिर्फ एक अजीब सा सुकून था। वक्त के साथ साथ दोनों एक दूसरे को समझने लगे। रेहान ने कभी आलिया के माजी के बारे में सवाल न किया, आलिया ने भी कभी रेहान की जिंदगी में मुदाखलत न की, मगर दोनों एक दूसरे की खामोशियों को समझने लगे थे। अगर आलिया थक जाती तो रेहान खामोशी से बच्चे को उठा लेता। अगर रेहान दफ्तर के काम से परेशान होता तो आलिया इसकी पसंद की चाय बनाकर रख देती। किसी ने कभी मोहब्बत का इजहार नहीं किया, मगर मोहब्बत खामोशी से दोनों के दिलों में जगह बना चुकी थी। एक रात दादी को बच्चे को अपने कमरे में सुलाकर सो गई थी। बंगले में गैर मामूली खामोशी थी। रेहान बरामदे में खड़ा आसमान देख रहा था। आलिया पानी लेने बाहर आई। रेहान ने इसे आवाज दी, एक बात करनी है। आलिया रुक गई। जी। रेहान चंद लम्हे खामोश रहा, फिर धीरे से बोला, मैंने पहले सिर्फ दादी की खुशी के लिए आपसे साथ मांगा था। आलिया खामोशी से सुनती रही, मगर अब बात बदल चुकी है। इसने पहली बार पूरी संजीदगी से आलिया की आंखों में देखा। मैं नहीं चाहता कि रिश्ता अब झूठ पर कायम रहे। आलिया की धड़कन तेज हो गई। मैं समझ नहीं पाई। मैं आपसे निकाह करना चाहता हूँ। आलिया की आंखों में हैरत उतर आई। सर? रेहान हल्का सा मुस्कुरा दिया। अब सर मत कहिए। वो चलना में रुका। मैं जानता हूँ आप बहुत कुछ सह चुकी हैं। मैं ये भी जानता हूँ कि मैं कभी आपके माजी को मिटा नहीं सकता, मगर मैं वादा करता हूँ आपके मुस्तकबिल में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। आलिया की आंखों से खामोश आंसू बहने लगे। आप जानते हैं बच्चा आपका नहीं है। रेहान फौरन बोला, ये बात मैंने पहले दिन से जानता हूँ। इसने मोहब्बत से कहा, मगर दिल के रिश्ते हमेशा खून के रिश्तों से बड़े होते हैं। आलिया खामोशी से रोती रही। मुझे डर लगता है। आपको कभी किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं। काफी देर की खामोशी के बाद आलिया ने आहिस्ता से सर झुका दिया। मुझे रिश्ता कबूल है। चंद दिन बाद सादगी के साथ दोनों का निकाह हो गया। गवाह मौजूद थे, काजी साहब आए। कबूल है के अल्फाज अदा हुए, दुआ हुई। इस्लाम में एक झूठा रिश्ता खत्म हो गया, एक सच्चा रिश्ता हमेशा के लिए कायम हो गया। दादी को कुछ भी मालूम ना हुआ। वो यही समझती रही कि इनके पोते ने पहले ही शादी कर रखी थी। वो खुशी खुशी सबको दुआएं देती रही। चंद महीने बाद दादी मुकम्मल सेहतयाब हो गई। इनकी हंसी पहले से ज्यादा गूंजने लगी। बच्चा भी बड़ा होने लगा। वो रेहान को बाबा कहकर पुकारता। रेहान हर बार इसे सीने से लगा लेता। इसने कभी एक लम्हे के लिए भी महसूस नहीं होने दिया कि वो उसका हकीकी औलाद नहीं है। आलिया अक्सर खामोशी से मंजर देखती, अपने रब का शुक्र अदा करती जिस औरत को एक दिन घर से निकाल दिया गया था, जिसे अपने ही लोगों ने ठुकरा दिया था। इस औरत को अल्लाह ने ऐसा घर अता किया जहाँ इज्जत भी थी, मोहब्बत भी थी, सुकून भी था। इसके बेटे को ऐसा बाप मिला जिसने कभी खून के रिश्ते को मोहब्बत पर तरजीह नहीं दी। इसे ऐसी दादी मिली जिन्होंने अपनी सारी मोहब्बत इस पर निछावर कर दी। रेहान को वो साथी मिल गए जिस पर वो हर हाल में भरोसा कर सकता था। आलिया को वो शौहर मिल गया जिसने इसे कभी तनहा नहीं छोड़ा, कभी इसके माजी को उसके खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया, कभी इसकी मजबूरियों का मजाक नहीं बनाया, कभी इसकी इज्जत कम नहीं होने दी। जिंदगी ने दोनों को बहुत आजमाइशों के बाद एक दूसरे से मिलाया था। शायद इसलिए इनकी मोहब्बत में सुकून था, एतमाद था, वफा थी। कभी कभी इंसान को अपने हर ख्वाब के टूट जाने पर ऐसा महसूस होता है जैसे जिंदगी खत्म हो गई हो। हालांकि बाज़ औक़ात वही टूटा हुआ रास्ता इंसान को इस मंजिल तक ले जाता है जिसके बारे में इसने कभी सोचा भी नहीं होता। क्योंकि जब किस्मत किसी के नाम के साथ किसी दूसरे का नाम लिख देती है तो वक्त आजमाइश जरूर लेता है, मगर आखिरकार दोनों को एक ही मंजिल पर लाकर मिला देता है।